अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। जैसा कि आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं, हमने चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट से जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था ट्रांसपोर्ट इन मैन, और उसके जो दो टाइप्स थी, सर्कुलेटरी सिस्टम एक और एक लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम डिस्कस कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम को और उसके 3 कंपोनेंट्स को डिटेल में। तो 3 कंपोनेंट्स जो सर्कुलेटरी सिस्टम के होते हैं वो कौन कौन से हैं? ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो ब्लड और हार्ट को हमने उसके डिसऑर्डर्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है ब्लड वेसल, यानी तीसरा कंपोनेंट जिसको आप कहते हैं इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो थर्ड कंपोनेंट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। ब्लड वेसल्स होती क्या है सब ये आप जानते हैं। वेसल्स कहते हैं कोई भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्यूबनुमा साख्त पाइप की तरह की का स्ट्रक्चर होता है, या आसान लफ्ज़ों में वो नालियाँ, वो ट्यूब्स, वो वेसल्स जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, दोज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो इनकी होती हैं 3 टाइप्स। ब्लड वेसल्स आपकी किसी भी इंसान के जिस्म में 3 तरह की हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। तो बारी बारी हम इन तीनों की डिटेल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आर्टरीज को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टरीज जो हैं वो क्या हैं और किस तरह से इनका सारा सिस्टम होता है। आर्टरीज ब्लड वेसल्स की वो टाइप्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से अवे मूव करवाती हैं, यानी वो तमाम ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जा रही हैं। दूर उन्होंने कहाँ लेकर जाना है? बॉडी की तरफ लेकर जाना है। यानी जो ब्लड आपके हार्ट में है उसको बॉडी की तरफ मूव करवाने वाली तमाम वेसल्स, वो आर्टरीज, उनको हम आर्टरीज कह देते हैं। आर्टरीज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं, क्योंकि आपको पता है ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर इंतहाई सिंपल होता है, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है इस तरह से। तो ये एक ट्यूब है या एक ब्लड वेसल ट्यूब्यूलर है, एक पाइप की तरह। तो इसकी जो वॉल्स हैं अंदर से ये खाली है, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्स हैं वो आखिर किन से बनी होती है? अंदर से खाली क्यों? अंदर ब्लड ने फ्लो करना है। तो ये एक पाइप की तरह ही है जिसके अंदर पानी जैसे फ्लो करता है तो उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, उसकी वॉल्स होंगी। तो कॉम्पोजिशन हम वॉल्स की देखते हैं कि दीवारें जो हैं आर्टरीज की वो किस तरह से बनी होती है। तो 3 लेयर्स होती हैं आर्टरीज की वॉल्स में। आउटर लेयर होती है, मिडल लेयर और इनर लेयर। 3 लेयर्स हैं, यानी बाहर वाली, दरमियान वाली और सबसे अंदर वाली। तो आउटर लेयर की कॉम्पोजिशन क्या है? वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर से। मिडल लेयर की कॉम्पोजिशन है मस्कुलर, उसमें मसल्स आ जाते हैं, स्मूथ मसल्स मोस्टली, एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं साथ में, ठीक है जी। तो इलास्टिक फाइबर्स का यहाँ पर क्या रोल है इसकी कॉम्पोजिशन में कि वो इलास्टिसिटी उसको प्रोवाइड करते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो इसमें ब्लड जब फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली ब्लड का एक सर्टेन प्रेशर होता है हार्ट की तरफ से जब आता है, तो वो जो है वो उसको हैंडल करना, और आर्टरीज की वॉल्स थोड़ी स्ट्रेच होती हैं, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स भी करती हैं। तो इस वजह से इलास्टिक फाइबर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और जो सबसे इनर लेयर है इसकी वॉल्स की, तो वो है एंडोथीलियम की बनी हुई। एंडोथीलियम एक सिंगल सेल्स की लेयर है इस तरह से। ये एक एक सेल आप समझ लें, ये पूरी सिंगल सेल की एक लेयर आ जाती है। तो 3 लेयर्स हैं टोटल। सबसे बाहर वाली, आउटर वाली कनेक्टिव टिश्यू इलास्टिक फाइबर से बनी है, मिडल वाली मसल्स और इलास्टिक फाइबर से, और इनर वाली जो है वो एंडोथीलियम से। इसके बाद थोड़ा सा फिनोमेना जो मैं अभी आपको बता रही थी वो बताया हुआ है वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन के बारे में। मतलब ये कि क्योंकि इसकी आर्टरीज के अंदर मसल्स हैं, और मसल्स आपको पता है मसल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या है? वेजो वेसल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंस्ट्रिक्शन मीन कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आपकी आर्टरीज हैं इनकी वॉल्स में जो स्मूथ मसल्स हैं या मस्कुलर टिश्यू है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, यानी वो सिकुड़ जाती हैं। वो समझ लें कि अगर वो चौड़ी थी, उनका डायमीटर ज़्यादा था, उनका ये जो बोर साइज़ है, इसको बोर कहते हैं, इनका डायमीटर, ठीक है। तो अगर जब ये जब ऐसे सिकुड़ जाएंगी आपस में, तो इनका जो डायमीटर है, इनके दरमियान जो जगह है वो भी कम हो जाएगी, और जब ये फैल जाएंगी तो इनका जो डायमीटर है या बोर साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये कैपेबिलिटी आर्टरीज में होती है दैट दे कैन कंस्ट्रिक्ट एंड दे कैन डायलेट।
वेजोकंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मसल्स तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं और उनमें ऑब्वियसली वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हैं तो उनका बोर साइज नैरो हो गया, डायमीटर कम हो गया, ब्लड भी फ्लो अंदर क्या करेगा, कम करेगा। और अगर वो डायलेट हो गई हैं तो फिर वो यानी फैल गई हैं, उनका डायमीटर बढ़ गया तो ब्लड भी उनमें ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि वो ज़्यादा उनमें ब्लड जा सकता है। लेकिन ये दोनों फिनोमिना अंडर द कंट्रोल ऑफ योर नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं। यानी आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका दिमाग वगैरह और एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स का सिस्टम, ये बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कब ब्लड वेसल्स ने कॉन्स्ट्रिक्ट करना है और कब रिलैक्स करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। दोनों फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने से क्या होगा, ब्लड फ्लो कम या ज़्यादा होगा, वो अफेक्ट करता है डायरेक्ट ब्लड के प्रेशर पे। तो जो ब्लड प्रेशर है या बीपी जिसको आप कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड टू फ्लो फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, और फिर आपकी पूरी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड नहीं है, जो उसकी एक सर्टेन लेवल है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि एक कंस्ट्रिक्शन होती है उसमें ब्लड कम आता है और उसका फ्लो, उसका प्रेशर ज़रा ज़्यादा होता है। वेजो डायलेशन होने से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो लेकिन ये खुद ब खुद नहीं होता, दैट इज़ ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये तो थी सारी कॉम्पोजिशन वगैरह की बात। इसके अलावा उन्होंने बताया है जी एक डिज़ीज़ के बारे में, दैट इज़ एथीरोस्क्लेरोसिस रिलेटेड टू आर्टरीज। एक बीमारी को डिस्कस किया हुआ है, उसका नाम है एथीरोस्क्लेरोसिस। ये बीमारी समझ लें दो कंडीशंस का मजमुआ है, एडिरोमा और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। दीज आर टू डिफरेंट कंडीशंस, लेकिन जब ये इकट्ठी किसी पेशेंट में आ रही होती है नज़र तो फिर उसको कह देते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। एडिरोमा कहते हैं जी, अच्छा इस वर्ड का मतलब भी बताया हुआ है। स्क्लेरोसिस कहते हैं हार्डनिंग, स्क्लेरोसिस कहते हैं सख्त होना, और एडिरीमा या ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है जी आपके पास पोरेज कहते हैं, एक लेयर आप समझ लें, एक सॉफ्ट सा फूड मटेरियल या एक लेयर। तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। ये दो कंडीशन है, एथीरोस्क्लेरोसिस दो कंडीशंस का कलेक्शन है। तो एडिरोमा किसे कहते हैं कि अगर किसी की ब्लड वेसल्स के अंदर ना येलो कलर का कोई हार्ड सा मटेरियल, जिसे आप प्लेक भी कह सकते हैं, वो डिपॉजिट हो रहा हो ना, डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, येलो हार्ड मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, जमा होना शुरू हो गया, सो दैट इज़ कॉल्ड एडिरोमा। दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एडिरोमा। मोस्टली ये डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल अगर किसी की बॉडी में, लिपिड्स जो हैं, कोलेस्ट्रॉल इज़ द टाइप ऑफ लिपिड, तो अगर किसी की बॉडी में ब्लड में लिपिड्स का लेवल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल यानी वो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहा है और उसमें उसके ब्लड लेवल नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल से इंक्रीज़ कर गया है, तो वो फिर आपकी ब्लड वेसल्स में जिसे आसान लफ्ज़ों में आप कहते हैं चिकनाई जमना स्टार्ट हो जाती है। तो वो चिकनाई जो है वो जमने लगती है जब ब्लड वेसल्स के अंदर, तो अल्टीमेटली इस कंडीशन को एडिरोमा कहते हैं। उससे होगा क्या कि वो नैरो होने लगती हैं। मतलब आप खुद सोचें कि एक ब्लड वेसल है, यहाँ पर कुछ जमना स्टार्ट हो गया है, वो लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो इससे इनका जो बोर साइज़ है, ब्लड का फ्लो भी रुकेगा, अफेक्ट होगा, और ये नैरो भी होती जाएंगी क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ जम गई है, यहाँ तो ब्लड नहीं आ सकता, तो उसका रास्ता भी कम होता जाएगा। तो ये नैरोइंग ऑफ आर्टरीज आप समझ लें ये होता है। और इसके अलावा साथ साथ एथीरोस्क्लेरोसिस है हार्डनिंग। ये कब होती है? ये कंडीशन मोस्टली एज रिलेटेड होती है कि जब ये मतलब नेचुरल है, जब इंसानों की एज बढ़ती जाती है तो ज़्यादा एज में जाकर एज के साथ साथ जैसे जैसे एज ज़्यादा हो रही है आर्टरीज पर फ़र्क पड़ा होता है, उनकी मॉर्फोलॉजी पर, कि वो जो है उनकी वॉल्स हार्ड होती जाती हैं। और जो बूढ़े लोग होते हैं बहुत, उनकी आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, हार्डनिंग हो जाती है। ये नेचुरल है, कुछ चेंजेस आती जाती हैं इनकी वॉल्स में विद एज विद टाइम। तो अगर ये दोनों कंडीशंस इकट्ठी आ जाएं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब एक तो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो हार्ड हुई हुई हैं, उनमें हार्डनिंग हुई हुई है, या कभी कभार कैल्शियम वगैरह की डेपोजिशन से भी हार्डनिंग हो जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो ये होता है जी कि
और अच्छा एक और बात कि आपका जो एडिरोमा है वो ये जो प्लैक की डिपोजिशन है येलो प्लैक की, ये मोस्टली इनर मोस्ट लेयर में होता है जो एंडोथीलियम है, जबकि जो ये है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ये मिडल लेयर के चेंजेस की वजह से हो रही होती है। तो ये बात आपने फ़र्क याद रखना है। और क्या होता है, और आप देखें कि अगर ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये इकट्ठी आ जाएं तो फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। थ्रोम्बस फॉर्मेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। थ्रोम्बस कहते हैं एक पूरे का पूरा ब्लड क्लॉट बन जाना, एक लोथड़ा सा बन जाना, चीज़ों का कलेक्शन बन जाना, यानी जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी जमा हुआ है, कैल्शियम भी है, और फिर उसमें वो ब्लड के भी सेल्स आ गए हैं। तो इस तरह से अगर आपकी ब्लड वेसल में एक क्लॉट बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बस। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों कंडीशंस के कलेक्टिव आने से थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, और जिससे फिर क्या चांस हो सकता है कि ब्लड का रास्ता ब्लॉक हो गया और ब्लड ठीक तरीके से फ्लो नहीं करा, तो फिर देयर इज़ अ वेरी हाई चांस ऑफ हार्ट अटैक। इसलिए ये डिज़ीज़ हैं, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इन दोनों की वजह से फिर थ्रोम्बस की वजह से हार्ट अटैक की तरफ चला जाता है इंसान, तो अल्टीमेटली देयर विल बी द डेथ ऑफ दैट पर्सन। तो ये कुछ बातें हैं आर्टरीज से रिलेटेड आपकी बुक में डिस्कस की हुई। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अच्छा, आर्टरीज में ना एक टर्म यूज़ की हुई है आर्टरियोल्स। अब वो क्या होती हैं? देखिए, आप ये समझें कि ये एक बड़ी वेसल है जिसे आर्टरी कह रहे हैं। जब इसने डिवाइड करना है ना, क्योंकि आपकी ब्लड आपकी बॉडी में पूरी वेसल्स का एक जाल, एक नेटवर्क है, तो ये डिवाइड करके जब छोटी ब्लड वेसल्स बनाती हैं, जैसे इस तरह से ये एक वेसल थी, ये डिवाइड हो गई दो में, फिर ये आगे फर्दर डिवाइड हो रही है। तो जैसे जैसे ये डिवाइड होती जाती हैं वैसे वैसे इनका साइज छोटा होता जाता है। तो आर्टरीज की डिवीजन से जो ब्लड वेसल्स बनती हैं, आप समझ लें उनको कहते हैं आर्टीरियोल्स। पहले यानी आर्टरियोल्स बनती हैं, इस तरह से आप समझें जी कि ये एक आर्टरी है, ये फिर आर्टरियोल्स हैं, और फिर इवन आर्टरियोल्स भी जब डिवाइड करती हैं तो क्या बन जाता है? कैपिलरीज। आर्टरीज की डिवीजन से, ब्रांचिंग से बनी आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल्स जब मज़ीद छोटी होती जाती हैं, मज़ीद डिवाइड होती हैं, दे विल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और इसको जो नेक्स्ट हमारी ब्लड वेसल है मेजरली। अच्छा, ऐसा भी बताया जाता है कि आर्टरीज, जो बड़ी बड़ी आर्टरीज हैं, वो मोस्टली आपकी बॉडी में वैसे स्पेस में जा रही हैं उनका पाथवे, और फिर जैसे ही आर्टरीज किसी ऑर्गन के अंदर एंटर होने लगती हैं तब वो आर्टरियोल्स बन जाती हैं, और फिर जब वो ऑर्गन के भी अंदर फर्दर जा रही हैं, टिश्यूज़ की तरफ जा रही हैं और सेल्स की तरफ जा रही हैं, तो फिर वो कैपिलरीज, मतलब ये डिवीजन का थोड़ा क्राइटेरिया है। चलें जब हम कैपिलरीज़ को डिस्कस करते हैं, कैपिलरीज़ क्या हैं और किस तरह से बॉडी में फंक्शन कर रही हैं। कैपिलरीज़ की सबसे पहले आप लोकेशन की बात करें अगर, तो ये आपके ऑर्गन, कैपिलरीज़ आपको ऑर्गन्स के अंदर भी बहुत डीप टिश्यूज़ के अंदर, और टिश्यूज़ के अंदर भी सेल्स, क्योंकि टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ सेल्स, उस लेवल पे आपको कैपिलरीज़ मिलती हैं। तो ये पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये बहुत पतली ब्लड वेसल्स हैं, बहुत इनका डायमीटर कम होता है, इसीलिए ये इजीली अंदर जितनी मर्जी डेप्थ में जा सकती हैं, जैसे ऑर्गन्स के अंदर तक ये गई होती हैं। तो 1 सेल इनकी थिकनेस है, यानी इनकी जो वॉल्स हैं वो सिर्फ एक सेल की लेयर से बनी है। देयर आर नो अदर लेयर्स, जैसे आपने पीछे पढ़ा कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं, और फिर 3 लेयर्स की भी फर्दर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पोजिशन है, तो वो काफ़ी मोटी हो जाती हैं। कैपिलरीज आर वेरी सिंपल ब्लड वेसल्स। जैसे आप ये समझ लें कि अगर आप इसे एक कैपिलरी कह रहे हैं, तो इसकी जो वॉल है वो 1 सेल थिक का मतलब क्या है कि ये इसकी वॉल सिर्फ एक, इस तरह से ये सेल्स की एक लेयर है, और बस यही इसकी कंपोजिशन है। बस ये सेल्स की एक लेयर, ये सेल्स की एक लेयर, और ये बीच में ब्लड फ्लो कर रहा है। जबकि आर्टरीज का तो आपने देखा कि ये तो सिर्फ एंडोथीलियम है, पीछे फिर मिडल लेयर है, फिर उसके पीछे आउटर लेयर है, उनमें मसल्स हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं, और बहुत कुछ। तो इस तरह से कैपिलरीज इतनी थिन वॉल्ड होती हैं, एक सेल की थिकनेस इनकी है। इनका इसी वजह से इनका काम क्या होता है कि मटेरियल्स एक्सचेंज हो जाते हैं इजीली। मतलब ब्लड अगर इनके अंदर फ्लो करता जा रहा है, ब्लड में जो भी मटेरियल्स हैं
ऑक्सीजन, फूड डिजॉल्व, हमने ब्लड पढ़ा था, आपको पता है उसमें हॉर्मोन्स, गैसेस, आपका इंटेस्टाइन से डिजॉल्व होने वाले तमाम सब्सटेंसेस। तो जो भी चीज़, जो भी मटेरियल यहाँ से निकल कर सराउंडिंग, कैपिलरीज के सराउंडिंग में क्या है, आपके ऑर्गन्स के टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं। तो ये आप समझ लें एक सेल है बॉडी का। वो यहाँ से मटेरियल निकल के इस सेल की तरफ अगर जाना चाह भी रहा है तो वो इजीली इस वॉल को क्रॉस करता है, बाहर आता है और सेल में चला जाता है। खैर, मटेरियल एक्सचेंज को हम डिटेल से भी डिस्कस करते हैं, पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि कैपिलरीज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इनका डेंस नेटवर्क होता है। मतलब ये इतनी ज़्यादा तादाद में होती हैं कि आपकी बॉडी का कोई सेल, कोई टिश्यू जो है वो उस इसकी सप्लाई से खाली नहीं है। और यही वजह है कि फिर हर सेल और हर टिश्यू को उनके सेलुलर लेवल पे जो चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन की डिमांड है जो ब्लड में वो आगे ट्रांसफ़र होती है, और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो इजीली ले सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज कैपिलरीज, क्योंकि ब्लड इनमें आ रहा है और उस ब्लड से फिर मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है बड़ी इजीली थ्रू कैपिलरीज। किसी और वेसल में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मटेरियल एक्सचेंज कर सके ना वो। इसके अलावा इसकी यही वजह है कि ये इतनी ज़्यादा छोटी जगहों पर और नैरो, जो बहुत ही स्मॉलर लेवल की सेल्स और टिश्यू लेवल तक ये चली जाती हैं, क्योंकि इनका डायमीटर जो है वो बहुत छोटा होता है और डायमीटर कंट्रोल भी किया जाता है बाय द नर्वस सिस्टम, कि कभी छोटा बड़ा भी हो सकता है, जैसे हमने पीछे बात की थी। इसके अलावा कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो किस तरह से मैनेज किया जाता है, ये किया जाता है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर से। मतलब जहाँ से कैपिलरी एक स्टार्ट हो रही है, कैपिलरी की ओपनिंग आप समझ लें, स्फिंक्टर कहते हैं ओपनिंग को, किसी भी सुराख को। तो वो कम, अगर वो ओपनिंग को थोड़ा कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो इसी तरह ब्लड ज़्यादा या कम उसके अंदर, कैपिलरी के अंदर जाएगा। और इस तरह से फिर देखें, ब्लड का कम या ज़्यादा जाने का मतलब है कि वो ब्लड प्रेशर भी फिर चेंज होता है। अगर ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है तो मटेरियल्स का जो एक्सचेंज है वो उस पर भी इफेक्ट आता है। तो इस तरह से आप ये ना समझें कि कैपिलरी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल्ड यही है कि डायमीटर भी कंट्रोल है नर्वस सिस्टम के थ्रू, और ये जो इनके अंदर ब्लड का फ्लो कराना है वो भी स्फिंक्टर्स के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा होता है। ठीक है जी। इसके अलावा आपकी बुक में बड़ी डिटेल से बताया है कि आखिर कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे होता है, कि डिफरेंट मटेरियल, जैसे मैंने भी आपको बताया, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें किस तरह से ब्लड में से निकल के सेल की तरफ जा रही हैं या सेल से निकल के ब्लड की तरफ आ रही हैं। ये दोनों एक्सचेंज का ये मतलब है ना, तबादला, कुछ लिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है। ये दोनों काम किस तरह से हो रहे हैं और कैपिलरी के लेवल पे हो रहे हैं, उसके 3 मैकेनिज़्म बताए गए हैं। 3 मैकेनिज़्म बताए गए हैं। उन तीनों में एक है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन। ठीक है जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के जरिए ये दोनों मूवमेंट्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि अगर कोई मटेरियल किसी जगह पर ऑलरेडी ज़्यादा मकदार में मौजूद है लेकिन फिर भी और चाहिए तो फिर वो कम से ज़्यादा की तरफ मूव हो जाता है। डिफ्यूजन कहते हैं कि अगर कोई चीज़ किसी जगह पर ज़्यादा है और वो ज़्यादा से किसी कम जगह पर, जहाँ पर उसकी मकदार कम है, उस जगह जाना चाह रही है, दैट इज़ डिफ्यूजन। पुरानी बातें। तो ये बात आप ब्लड और इस पे अप्लाई कर लें, सेल्स पे, कि कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर आप समझें न्यूट्रिएंट्स की मकदार ज़्यादा है, ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा है, और ये जो बाहर सेल पड़ा हुआ है कैपिलरी के पास उसमें ये मकदार कम है। तो ये जो है ग्लूकोज यहाँ से निकल के इस सेल की तरफ आ जाएगा, दैट इज़ डिफ्यूजन। अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि इस सेल के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है और यहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन फिर भी सेल को मज़ीद ऑक्सीजन चाहिए, इट्स जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी ज़्यादा है लेकिन मज़ीद ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए फिर ऑक्सीजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके एनर्जी अप्लाई करके वो आ जाएगी यहाँ पर। इसको कैपिलरी की वॉल ऑलरेडी इतनी थिन होती है इसीलिए कि ये मटीरियल ईजीली उसको क्रॉस करके चले जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है जी कि अगर इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू, इंटरसेलुलर स्पेसिस का क्या मतलब है, इंटर मतलब दरमियान और सेलुलर मतलब सेल्स के दरमियान जो खाली जगह हैं। जैसे ये मैंने एक कैपिलरी अगर ड्रॉ की हुई है, तो अगर आप ये करें, जैसे अगर आप इसको, और मतलब ये कैपिलरी के एंडोथीलियम सेल्स हैं
और ये बिल्कुल चिपके हुए अगर नहीं भी पड़े या कुछ चिपके हुए हैं, कुछ के दरमियान स्पेसेस हैं, तो ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, खाली जगह, ठीक है जी, जो स्पेसेस हैं इनके थ्रू मटेरियल इजीली ट्रांसपोर्ट जो है वो हो सकता है अंदर बाहर, इस वजह से। और मोस्टली, अच्छा अब एक टर्म हम अक्सर यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं यही कि सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद होता है, तो कैपिलरीज के बाहर जब भी कोई चीज़ निकलती है ना, वो पहले जाती है। जैसे ये एक कैपिलरी है, इसमें यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है और इसके बाहर यहाँ पे एक ह्यूमन सेल भी पड़ा हुआ है, टिश्यू है। तो ये सेल और इसके दरमियान में, कैपिलरीज के दरमियान में जो जगह है, जो स्पेस है, पहले वो कोई भी चीज़, कोई भी वो न्यूट्रेंट है, वाटर है, सॉल्ट्स हैं, ग्लूकोज है, जो भी चीज़ ब्लड में से निकल के आ रही है, वो पहले यहाँ पर जमा होती है सेल के इर्द गिर्द, और फिर वो इसके अंदर जाती है। तो ये जो सेल के गिर्द बनने वाला फ्लूइड है जो कि कैपिलरीज में से निकल रहा होता है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसका दूसरा नाम होता है लिम्फ। वो हम लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, उसको पढ़ेंगे तो तब आपको मज़ीद उसकी अच्छी समझ आ जाएगी। लेकिन ये आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये कहाँ से आता है, क्या चीज़ है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, कैपिलरीज में से ही कंटिन्यूसली जो मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, वो ही क्या करता है कि वो आपका जो मटेरियल निकल रहा है, मोस्टली वाटर रिलीज़ हो जाता है कैपिलरीज, ब्लड प्लाज्मा में इतना प्रेशर से वो मूव कर रहा होता है ब्लड, कि वाटर जो है वो इन स्पेसेस से निकल कर सराउंडिंग में आ जाता है। फिर सॉल्ट्स होते हैं, फिर उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें कुछ ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो फ्लूइड बाहर है सेल्स के बाहर, इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। खैर, इंटरसेलुलर स्पेसिस से मोस्टली मटेरियल एक्सचेंज होता है कि इन सेल्स के दरमियान में जो खाली जगह बची हैं वहाँ से मटेरियल एक्सचेंज हो जाए। तीसरा तरीका एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस का हो सकता है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। एंडोसाइटोसिस कहते हैं कोई, अगर ये आप ये समझेंगे कि एंडोथीलियम ने यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, इस एंडोथीलियम ने इसको अपने अंदर ले लिया, एंडोसाइटोस कर लिया मेम्ब्रेन के थ्रू, और फिर इसको बाहर निकाल दिया। तो ये पहले उसने एंडोसाइटोसिस की, फिर उसने उसको बाहर निकाला, एक्सोसाइटोसिस की, मेम्ब्रेन के अंदर कवर करके। तो ये भी एक मैकेनिज्म होता है। तो इन तीनों में से कोई भी मैकेनिज्म के थ्रू में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है बिटवीन सेल एंड ब्लड वेसल्स। इसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आपकी बुक में ना आगे किया हुआ है, यहाँ पर तो इतना ही है। आगे अगर आप देखें अपनी बुक में डायग्राम भी इवन ये बनी हुई है बहुत अच्छी सी। ये सेल है तो उन्होंने काफ़ी दूर बना दिया ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये कैपिलरी है, ये इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ये आपकी बॉडी का सेल है, और इनके दरमियान में इस तरह से मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। सेल से कार्बन डाइऑक्साइड, और सेल जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जा रही हैं कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज के अंदर से वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो चीज़ें सेल को चाहिए वो आ रही हैं सेल की तरफ। लेकिन आखिरी पैराग्राफ में इन्होंने इसी चीज़ को इलाबोरेट किया है कि जैसे प्रेशर कैपिलरीज के अंदर इस तरह का प्रेशर होता है कि जो यही बात जो मैं अभी आपको बता रही थी इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाली, कि वो कंटिन्यूसली फ्लूइड लीक करता रहता है। यहाँ कैपिलरीज से फ्लूइड बाहर आता रहता है और यहाँ पर एक फ्लूइड जमा होता रहता है सेल और कैपिलरीज के दरमियान, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? वाटर, हॉर्मोन्स, गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल प्रोटीन्स वगैरह। इसके अलावा लार्ज प्रोटीन्स और रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स जो हैं वो नहीं क्रॉस कर सकते। इसको ये हमेशा याद रखना है कि ये एबनॉर्मेलिटी होगी अगर कैपिलरीज में से रेड ब्लड सेल्स आपके ब्लड के वो निकल आएँ, या वो जो प्लेटलेट्स हैं वो निकल आएँ। तो जो मैंने कुछ ब्लड सेल्स की बात की थी वो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। कुछ वाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जो कि कैपिलरीज की इंटरसेलुलर स्पेसिस से स्क्वीज आउट यानी बाहर आ जाते हैं, और वो उनकी क्योंकि ज़रूरत होती है, उन्होंने आप समझें डिफेंस सिस्टम बनाना होता है या कोई बैक्टीरिया वायरस से लड़ना होता है, वो वाली बात। तो ये है जी। लेकिन बेसिकली जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ होता है ना, ये आप समझें एक रास्ता है, एक मीडियम है इन दोनों के दरमियान में मटेरियल्स को एक्सचेंज करवाने का। तो ये बात लास्ट पैराग्राफ में लिखी है। अब हम अपनी आखिरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं, दैट इज़ वेन्स। ठीक है जी, वेन्स की तरफ आ जाएं। वेन्स क्या करती हैं? वेन्स कैसी ब्लड वेसल्स हैं? अब ब्लड की तरफ जो हार्ट की तरफ जो ब्लड लेकर जाती हैं ना वेसल्स,
दीज आर कॉल्ड वेन्स। ब्लड को मूव करवाती हैं हार्ट की तरफ, यानी कि पूरी बॉडी से जो ब्लड लेकर आ रही हैं और हार्ट के अंदर ला रही हैं, दीज आर कॉल्ड वेन्स, दीज ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड वेन्स। और इसकी जो हैं 3 लेयर्स होती हैं वेन्स की भी, इनकी वॉल्स की, एज इट इज़ सेम बिल्कुल उसी तरह होती हैं जैसे आर्टरीज की 3 लेयर्स हैं। उनकी कॉम्पोजिशन भी वैसी होती है सिवाय मिडल लेयर के। मतलब आउटर और इनर लेयर सेम है, बस मिडल लेयर में आपने पढ़ा था आर्टरीज में कि मसल्स और टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यू और इलास्टिक फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें ये फ़र्क है जी कि इनकी जो मिडल लेयर है ना उसमें मसल्स इतने ज़्यादा नहीं होते, ना ही इलास्टिक फाइबर इतने होते हैं, तो ये एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज ये थिन होती हैं। और इसी तरह पूरी वॉल भी फिर एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज वो थिन होती हैं, वो पतली होती हैं, तो और वो ज़्यादा इलास्टिक भी नहीं होती। जैसे आपने यहाँ पढ़ा कि ये तो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, डायलेट करती हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं कर सकती, इनमें इलास्टिक फाइबर्स कम होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर वेन्स के अंदर सेमिलिनर वेल्व्स होते हैं। मतलब वो जो आपने हार्ट में कुछ वेल्व्स पढ़े थे ना, जैसे ये एक अगर एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर कुछ वेल्व्स हैं, कुछ रुकावटें हैं जो कि ब्लड के फ़्लो को अगर वो बंद हो जाएं तो फिर वो उसको रोक सकते हैं, वेल्व आपको पता है। तो वेन्स में होते हैं सेमिलिनर वेल्व्स और इनकी सिग्निफिकेंट, और आर्टरीज में मोस्टली नहीं होते। ठीक है, आर्टरीज में सिर्फ अगर आप बात करें तो 2 आर्टरीज ऐसी हैं जिनमें वेल्व्स होते हैं, अदरवाइज किसी आर्टरी में वेल्व नहीं होते क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। वो 2 आर्टरीज कौन सी हैं? वो जो हार्ट में आपने पढ़ी थी ना, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, उनके अंदर। अदरवाइज ये जो बाकी आर्टरीज में नहीं होती। और वेन्स जो हैं वो सेमिलिनर, सारी वेन्स में ये वेल्व्स होते हैं। और ये होते क्यों हैं? क्योंकि आप देखें वेन्स ने ब्लड को लेकर जाना है हार्ट की तरफ। जैसे आप देखें अपनी टांगों से आपका ब्लड जो जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, हार्ट ऊपर पड़ा है चेस्ट कैविटी में, तो आप समझें कि ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को मूव कराना इस तरह से नीचे से ऊपर, तो हाई चांसेस हैं कि वो ब्लड जो इसमें ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है वो पीछे की तरफ भी आ जाएगा ग्रेविटी के इफेक्ट में या वैसे भी। तो फिर पीछे जहाँ जहाँ से ब्लड फिर गुजरते जाते हैं पीछे वेल्व्स प्रेजेंट है ताकि उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सकें। वेल्व्स का हर जगह यही मकसद है कि वो प्रिवेंट करें बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, दोबारा पीछे ना आ जाए ब्लड, उस चीज़ को रोकने के लिए ये वेल्व्स होते हैं। और वैसे तो एक सर्टेन प्रेशर के साथ वेन्स में भी ब्लड फ्लो कर रहा होता है, लेकिन फिर भी इन वेल्व्स की ज़रूरत होती है क्योंकि वो कम हो जाता है, क्योंकि वापस जा रहा है ब्लड हार्ट से जो प्रेशर के थ्रू आया था आर्टरीज के थ्रू, वो अब वापस जाना चाह रहा है, तो उसमें फिर प्रेशर इतना नहीं रहता। तो इसके लिए जो है ना ये होते हैं आपके पास वेल्व्स होते हैं जो इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, अगर वेन्स की हाँ वेन्स की एक और बात बताइए जी कि वेन्स के गिर्द जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं ना वो भी उसके ऊपर एक सर्टेन प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, और उस प्रेशर के थ्रू ये भी उसको थोड़ी हेल्प मिलती है आगे मूव करने के लिए। आपकी बुक में लाइन लिखी है, द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग मसल्स व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट टेंड्स टू स्क्वैश द वेन्स। मतलब वो वेन्स को इस तरह से दबाती हैं या उस पर ऐसा प्रेशर डालती हैं कि वो इजीली फिर ब्लड को हार्ट की तरफ मूव करवाने के लिए हेल्प कर रही होती हैं। अच्छा, वेन्स बनती किस तरह है? वेन्स किस तरह बनती हैं? देखें, आर्टरीज थी, आर्टरीयूल्स बनी और फिर वो कैपिलरीज बन गई। जब कैपिलरीज इन्हीं सेल्स में से और ऑर्गन्स में से बाहर निकलने लगती हैं ना, तो ये छोटी कैपिलरीज फिर आपस में मिलना शुरू होती हैं, दे स्टार्ट जॉइनिंग, और वो जॉइन करके बनाती हैं वेन्यूल्स। ठीक है जी, तो ये आप एक पाथवे देख लें, ये बड़ा इजी सा आपको समझ आ जाएगा। और फिर आगे उससे वेन्स बन जाती हैं। मतलब वेन्यूल्स जब ज्वाइन करती हैं तो उससे वेन्स बन जाती हैं, पहले छोटी वेन्स फिर लार्जर वेन्स। तो ये है जी कि कैपिलरीज ने जब ज्वाइन करते जाना है, आपस में मिलते जाना है, तो उन्होंने एक बड़ी वेसल थोड़ी सी अपने से वो बनानी है, वो फिर उन्हें आप वेन्यूल्स कह देते हैं। और जब वेन्यूल्स ज्वाइन करती करती ऑर्गन और टिश्यू में से बाहर आती हैं आपकी बॉडी कैविटी में, तो फिर वो वेन्स बन जाती हैं। ठीक है जी, ये पाथवे याद रखना है। आर्टरीज ने डिवाइड करके, बड़ी ब्लड वेसल्स थी उन्होंने डिवाइड करके आर्टरीयूल्स बनाए, आर्टरीयूल्स मज़ीद डिवाइड हुई, उन्होंने मज़ीद छोटी वेसल्स बनाई, कैपिलरीज बनाई। फिर कैपिलरीज जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं ये फिर आपस में ज्वाइन होना स्टार्ट होती हैं जब ये किसी ऑर्गन टिश्यू में से बाहर आ रही होती हैं,
वो जॉइनिंग से वेन्यूल्स बन गई और वेन्यूल्स जो हैं वो फिर फर्दर जॉइन होकर बड़ी वेन्स, बड़ी वेसल्स बन गई जिन्हें हमने वेन्स कह दिया। तो यहाँ भी यही है कि वेन्यूल्स जॉइन टू फॉर्म वेन्स और वेन्स जॉइन टू फॉर्म लार्ज वेन्स। लाइक इंफीरियर वेना केवा की अगर बात करें, सुपीरियर वेना केवा की वीनस सिस्टम आपने पढ़ा था, तो वही वो जो रीनल वेन्स आ रही हैं, हेपेटिक वेन्स आ रही हैं, वो कलेक्टिवली एक बहुत लार्जर वेन वेना केवा में आके अपने आप को डाल रही होती हैं और फिर वो वेना केवा चाहे वो सुपीरियर है इंफीरियर है, उन्होंने कहाँ जाना है, हार्ट में जाना है और ब्लड को पोर करना है। तो ये जी डिस्क्रिप्शन और ये थी करेक्टरिस्टिक्स तीनों इनकी ब्लड वेसल्स की। आप देख सकते हैं ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स आपको इकट्ठी नज़र आ रही होंगी। ठीक है जी, ये आपका ब्लड वेसल्स वाला टॉपिक इस तरह से कवर हो गया है। और ये है कि अब आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, जहन में बिठाना है। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है इन तीनों में डिफरेंस का, वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना है। वैसे तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, लेकिन आप एक बार इसको गो थ्रू कर लें। इसमें आसान लफ्ज़ों में बातें लिखी हुई हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी शायद लिखा हो, जैसे पल्स के बारे में बताया कि आर्टरीज में आप पल्स को फील कर सकते हैं। पल्स आपको पता है भाई, जिसे आप नब्स पकड़ के फील करते हैं ना, हार्ट बीट को। तो लेकिन बाकी वेन्स और कैपिलरीज में आप पल्स को फील नहीं कर सकते। इसी तरह से आर्टरीज में उसकी वजह भी यही है कि आर्टरीज में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है और इनकी वेसल्स इजीली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, तो आपको वो एक जो रिदमिसिटी जो ब्लड का फ्लो में वो आ रहा है प्रेशर से और उससे एक अप्स एंड डाउन्स क्रिएट हो रहे हैं, वो आप उसको कर सकते हैं इजीली डिटेक्ट। तो वेल्स की बात है। और अच्छा जी, तो बस ये टॉपिक आपका हो गया है क्लियर। इसको पढ़ें, इसको समझें। कोई बात नहीं समझ आती तो बेशक नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि नेक्स्ट टॉपिक इससे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह।